मित्र बंधु एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अंकित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज की क्लास में हम एक नए पॉइंट की शुरुआत करेंगे और आज हम जानेंगे कि जो हमारी संख्याएं हैं उन संख्याओं का डिवीजन किस किस प्रकार से किया गया है। जो संख्याएं हम लोग सुनते हैं कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, उन संख्याओं का क्रम क्या है, आइए इन सभी संख्याओं के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे और देखते हैं। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले संख्याओं के डिवीजन की। संख्याओं को हम किस आधार पे अलग करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, जो संख्याओं को जो बांटने का क्रम है, हम मुख्य रूप से संख्याओं को पहले दो भागों में बांट लेते हैं। वो दो भाग कौन कौन से हो जाते हैं? तो सबसे पहले हम बांटते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और जिसे हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, और दूसरा नंबर है काल्पनिक संख्या। जो वास्तविक ना हो वो काल्पनिक होगी, है ना, काल्पनिक संख्या। इसे हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, आइए अब देखते हैं जो वास्तविक संख्या है। जो वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या को कैसे कैसे देखिए, जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं ये आयोटा बेस नंबर होते हैं। आयोटा बेस नंबर किन्हें कहते हैं? आयोटा बेस नंबर में आई जिसका मान अंडर रूट में होता है, अंडर रूट -1 होता है। ठीक है ना। इसी प्रकार इसके बारे में हम लोग पहले शुरुआत करते हैं। वास्तविक संख्या, जो वास्तविक संख्याओं का डिवीजन किया गया है, हम वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटते हैं। पहला हमारा बचता है कौन सा नंबर? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और दूसरा है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है ना। आइए इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर किन्हें कहते हैं। तो आज की क्लास का जो हमारा पहला पॉइंट होगा, हम वहां स्टार्ट करेंगे अपने पॉइंट को। कहां से? परिमेय संख्या से। आइए हम लोग हेडिंग बनाते हैं और आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। देखिए, सभी संख्याओं के बारे में, कौन कौन सी संख्याएं हैं, किन्हें क्या क्या कहते हैं, किनके क्या क्या गुण हैं, किन्हें कहां कहां उपयोग करते हैं, इन सभी के बारे में हम बड़े डिटेल से जानेंगे। आखिर जो शुरुआत कर रहे हैं, वो शुरुआत हम अपनी क्लास की कर रहे हैं परिमेय संख्या से। देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? हेडिंग बना लेते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। है ना। इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, आइए देखते हैं परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q फॉर्म में या P/Q के रूप में लिखा जाता है। ऐसी संख्याएं जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो ऐसे संख्याएं लिख लेते हैं परिभाषा हम। ऐसी
संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, किंतु जो Q का मान है, किंतु Q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। आइए देख लेते हैं कि जो हमारा Q का मान है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात कोई भी ऐसी संख्या जिसे हम P अपान Q अंश अपान हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान 0 के बराबर नहीं हो, तो वो संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे परिमेय संख्या को हम कैसे आखिर वो संख्याएं कौन सी हो सकती हैं। आइए इसको हम जैसे उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम P अपान Q के रूप में दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं, वो संख्याएं हमारी सभी कौन सी कहलाएंगी, परिमेय संख्या। तो जैसे हम लोग लिख लेते हैं कोई भी नंबर, जैसे लिख लिए 4/7 और क्या लिख लिए 5/7। इसी प्रकार हम और क्या लिख सकते हैं, कोई भी नंबर जो मेरे मन में आए 11/7 या कुछ भी 9/2। इस प्रकार कोई भी संख्या जिसे हम P अपान Q अंश बटे हर या न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सभी नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। आइए अब इसके कुछ गुण पढ़ते हैं कि आखिर परिमेय संख्याओं में क्या क्या गुण हो सकते हैं। देखिए परिमेय संख्या में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसकी परिभाषा हमें ध्यान रखना कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन Q का मान 0 के बराबर ना हो, किंतु Q बराबर ना हो 0 के, तो ये संख्याएं कौन संख्याएं कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। ये परिभाषा हो गई। आइए सब लोग नोट कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि परिमेय संख्या के अंदर जो गुण हैं वो कौन कौन से हैं। आइए सब लोग नोट कर लिए हो, इसको मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं। देखिए अब गुण के बारे में बात करते हैं। जैसे इसका पहला गुण ये कहता है कि प्रत्येक संख्या या भिन्न संख्या क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। सीधा सीधा हम ये क्या कहें कि प्रत्येक संख्या या भिन्न एक परिमेय संख्या होती है। जैसे देखिए अभी उदाहरण की बात की हम कि 4/7 ये क्या है, अंश बटे हर के रूप में लिखा है, एक भिन्न के रूप में लिखा है, और ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें इसका जो पहला गुण हम आपको बताएं तो क्या बताएं, कोई भी संख्या या भिन्न क्या हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है। इसी प्रकार इसका दूसरा गुण कहता है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। देखिए मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हमारे पेपर में कैसे पूछता है क्वेश्चन, कहता है किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। हमें पता होना चाहिए कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार एक छोटा सा उदाहरण हम लोग जानते हैं, जैसे हम बात करें 22/7 की,
हम बात करें 3.14 की, 22/7 और 3.14 दोनों परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन ये मान किसका होता है? पाई का। लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं है। पाई कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो 22/7 है ये कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। 3.14 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन कहीं बात कर दिया कि पाई, तो पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। आइए हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। आइए देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए, हमें एक चीज और पता होना चाहिए। जैसे हम लोग परिमेय संख्या पढ़ते हैं ना, तो परिमेय और अपरिमेय में दोनों में अंतर क्या होता है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में नहीं व्यक्त की जा सकती, वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए, हम बात करें कि सभी गणितीय सिंबल, जो भी हमारे गणितीय सिंबल हैं, वो पूरे गणितीय सिंबल अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी गणितीय सिंबल की बात करें, जैसे हम लोग स्टार की बात करें, हम लोग हैश की बात करें, है ना, हम लोग पाई की बात करें, तो ये सभी किसके रूप में आते हैं? अपरिमेय। लेकिन इसकी दूसरी परिभाषा ये कहती है कि ऐसे अंडर रूट वाली संख्याएं जो पूर्ण वर्ग ना हो, वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट 2 की बात करते हैं। देखिए, अंडर रूट है और दो कैसी संख्या? दो किसी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अंडर रूट 3 की बात करें, अंडर रूट 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अंडर रूट 5 की बात करें तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अंडर रूट 23 की बात करें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ऐसे अंडर रूट वाली संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं, वो संख्याएं भी किस श्रेणी में आती हैं? अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में आती हैं। आइए और आगे चलते हैं और अपने नए पॉइंट की शुरुआत करते हैं। अगला मेरा नंबर है जो हम सभी को पता होता है, हम सब लोग जानते रहते हैं, फिर भी उस बेसिक से टॉपिक की शुरुआत करते हैं और आप लोग इस क्लास में बने रहें। सभी पॉइंट को क्रम से हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ने में बहुत मजा आएगा। देखिए, जो हमारा पॉइंट है प्राकृत, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। देखिए, इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं, देखिए प्राकृत संख्या की परिभाषा कितनी सरल है। ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम गणना के लिए करते हैं, वो संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, गणना के लिए हम किन अंकों का उपयोग करते हैं? तो वो संख्याएं शुरू होती हैं 1, 2, 3, 4 और इसकी सीमा निश्चित नहीं है कि कहां तक जाएंगे, तो इसको हम क्या कर देते हैं? अनंत तक, इनफाइनाइट तक। तो दूसरी परिभाषा इसकी कहती है कि 1 से लेकर के अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं, 1 से लेकर अनंत तक की जितनी संख्याएं हैं, वो सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती हैं, या 1 से शुरू होकर के जहां तक जाएंगे उसकी सीमा निश्चित नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या का उपयोग, प्राकृत संख्या का हम उपयोग कहां करते हैं? प्राकृत संख्या का उपयोग गिनने के लिए, गणना के लिए उपयोग करते हैं।
ठीक है ना। अब आइए प्राकृत संख्या हम सब लोग जानते हैं। प्राकृत संख्या को हम एक चीज और जान लेते हैं कि प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर हम बोलते हैं, तो इन संख्याओं को व्यक्त करने के लिए, दर्शाने के लिए हम संकेत के रूप में यन का प्रयोग करते हैं। प्राकृत संख्या को कहीं भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम एन का प्रयोग करते हैं। प्राकृत संख्या को हम यन से दर्शाते हैं। और देखिए, और प्राकृत संख्या के अंदर भी कई गुण हैं। जैसे देख लेते हैं कि जो किन्हीं भी दो लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, जैसे देखिए अब हम थोड़ा सा प्राकृत संख्याओं के कुछ गुण के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे देखिए पहला गुण हम पढ़ते हैं, किन्हीं भी दो प्राकृत संख्या, किन्हीं भी दो लगातार प्राकृत किन्हीं भी लगातार दो प्राकृत संख्याओं का योग विषम संख्या प्राप्त होती है। विषम संख्या प्राप्त होती है। अब जैसे देखिए, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, कैसे विषम संख्या प्राप्त होती है। तो देख लेते हैं कि कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए किन्हीं भी दो लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। जैसे हमारी प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसको और समझते हैं। जैसे हमारी संख्या है, जैसे मान लीजिए पहली संख्या 1 है, फिर लगातार बोला है तो 1 के बाद कौन आता है? 2। तो 1 और 2 को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 3। और 3 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। ठीक है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं अगला एक उदाहरण, और कोई भी अपने मन से ले लेते हैं। उदाहरण ले लेते हैं कैसे? जैसे मान लीजिए आप लोग बताइए कि कोई भी ऐसे दो अंक जिन्हें हम लिखने के लिए, जैसे दूसरा अंक बताइए, आप लोग ही बोलिए, कोई भी दो नंबर लगातार बोलिए। जैसे मान लीजिए 10 और 11, 10 और 11। अब देखिए 10 और 11 को हम जोड़ते हैं तो हमको कितना प्राप्त होता है? 21 प्राप्त होता है। और 21 कैसी संख्या है? सम है कि विषम? उत्तर है विषम। क्यों विषम है? सम और विषम की क्लास में जब हम पहुंचेंगे तो वहां भी बताएंगे कि आखिर विषम का मतलब क्या है। सम, देखिए हम सब लोग जानते हैं कि ऐसी संख्या जिसे 2 से विभाजित करते हैं, किया जा सकता है, वो सब सम कहलाती हैं। और ऐसी संख्या जिन्हें 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं किया जा सकता, वो विषम कहलाती हैं। क्या हम 21 को 2 से विभाजित कर सकते हैं? नहीं। इसलिए हमारी कैसी संख्या हुई? इसको और उदाहरण समझते हैं। आइए देखिए कितना सरल। हम लोगों ने प्राकृत संख्या का पहला गुणधर्म पढ़ रहे हैं। क्या कहता है कि किन्हीं भी दो लगातार प्राकृत संख्याओं का योग एक विषम संख्या होती है। देखिए इसमें और कोई भी नंबर ले, मान लीजिए आप लोग बोलिए कौन और नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 और 6। देखिए 5 और 6 दोनों लगातार नंबर हैं, और इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 11। और 11 कैसी संख्या है? विषम। इसी प्रकार आइए अब इसी प्राकृत संख्या के दूसरे गुण के बारे में बात करते हैं। इसका दूसरा गुणधर्म क्या कहता है? बहुत ही अच्छे गुण हैं और इन सभी के बारे में हमको पता होना चाहिए। आइए दूसरा गुणधर्म कहता है कि 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, कोई भी 3 लगातार प्राकृत संख्याएं लें और उन तीनों प्राकृत संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो सदैव किससे विभाजित होगा? 6 से। देखिए दूसरे गुण को हम लिख लेते हैं। दूसरा गुण हमारा क्या कहता है? 3 लगातार प्राकृत संख्याओं 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा 6 से विभाजित होता है। 6 से विभाजित होता
है। आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कैसे? आखिर 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल कैसे 6 से विभाजित होगा। देखिए सबसे क्रम में हम लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण हम लोग लेते हैं, 3 संख्या ले लिए, 1 2 3। अब क्या कहा कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्या हम 1 2 3 ले लिए हैं। अब क्या कहता है, इनका गुणनफल क्या होता है, 6 से विभाजित होता है। आइए चेक करते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 3 बराबर कितना प्राप्त हुआ, 6। और किससे विभाजित होता है, 6 से। 6 का बिल्कुल सही, ये तो 6 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। आइए देखते हैं, ये तो हो सकता है पहली संख्या हो। और आगे क्लियर करते हैं। देखिए और कोई भी नंबर लेते हैं, आप लोग कोई भी नंबर बोलिए, कोई भी 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं बोलिए, और उसके माध्यम से हम चेक करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए 5 6 7, ठीक है, ये 3 नंबर ले ली। अब इनको क्या कह रहा है, किन्हीं 3 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव किससे विभाजित होगा, 6 से विभाजित होगा। कैसे होगा देखते हैं। 5 का 6 से गुणा करेंगे, 5 6 जा 30, और 37 जा कितना होता है, 210। 210 को अब चेक करते हैं, कंडीशन क्या कही, 6 से विभाजित होगा। आखिर देखते हैं कैसे 6 से विभाजित होगा। देखिए 6 से विभाजित होने के लिए चेक करते हैं। 6 3 जा 21। अब कितना, 6 3 जा कितना हुआ, 18, और 21 में 18 माइनस किए तो कितना आया, कितना आया बताइए, कितना आया, 3 आया। और ये कितना बन गया 0 के साथ, 30। 6 5 जा कितना हुआ। अब देखिए हम इसको चेक करते हैं, क्या ये पूरी तरह विभाजित। देखिए 6 5 जा 30, 0 कैरी आया कितना, 3। फिर 6 3 जा 18, और 18 में 3 प्लस करेंगे कितना आएगा, 21। कितना, 210। देखिए और उदाहरण, और इसी प्रकार के कुछ उदाहरण ले लेते हैं। और उदाहरण बताइए, आप लोग कोई उदाहरण बोलिए। चलिए जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 3 4 5, ठीक है, 3 4 5। फिर से चेक करते हैं कि जो 3 4 5 है क्या ये फॉलो कर रहा है, तो 3 गुणे 4 गुणे 5। अब क्या ये 6 से विभाजित होगा। देखिए 5 5 4 जा 20, और 23 जा कितना होता है, 60। और 60 क्या 6 से डिवाइड हो रहा है। देखिए 6 1 जा 6, और 0 है तो 0, बिल्कुल। तो हम लोग इसकी पुष्टि करते हैं कि किन्हीं भी 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे विभाजित होगा, 6 से विभाजित होगा। देखिए और इसी प्रकार के एक और पॉइंट की चर्चा करते हैं। देखिए बहुत बेसिक चीजें हैं, इससे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे समय बच जाते हैं। हम लोग ऐसे ट्रिकों को ध्यान में रखते हैं, तो ये चीजें हमारे समय को बचाने में काम करती हैं, और ये बहुत ही छोटी और बहुत ही सरलता के माध्यम से सीख लेते हैं। अब जैसे अभी हम बात की, अगला गुण देख लेते हैं। देखिए तीसरा गुण अब देखते हैं। अब तीसरा गुण क्या कहता है कि किन्हीं 4 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। कितनी प्राकृतिक संख्या गुणनफल, 4 प्राकृतिक संख्याओं। आइए लिख लेते हैं, किन्हीं 4 प्राकृत संख्याओं का, किन्हीं 4 प्राकृत संख्याओं का, किन्हीं 4 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, किन्हीं चार लगातार, यहां लिख लेंगे हम लोग लगातार, किन्हीं 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा 24 से, इससे 24 से क्या होगा, विभाजित होगा। आइए इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई उदाहरण ले लेते हैं। आइए उदाहरण के बारे में देखते हैं कि आखिर कैसे। जैसे 4 तो कोई लगातार प्राकृतिक संख्याएं बोलिए, कौन कौन सी ले लेते हैं आप ही बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखिए 4 लगातार हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं।
नियम क्या पढ़े हम लोग कि किन्हीं चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव किससे विभाजित होगा? 24 से, 24 से। देखिए 1 × 2 × 3 × 4, इन चारों को गुणा कर लेते हैं। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24। क्या ये 24 से डिवाइड हो रहा है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल हो रहा है। आइए दूसरा उदाहरण समझते हैं। बताइए कौन सा नंबर ले लें? बोलिए आप कौन सा दो नंबर, कौन सा कोई लगातार चार प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी ले लें? बोलिए, आप ही बताइए, आपके मन से ले लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए आप बता रहे हैं तो ले लेते हैं 5 6 7 8। ठीक है ना? अब 5 6 7 8 को आगे बढ़ाते हैं, चेक करते हैं क्या होता है। देखिए 5 × 6 × 7 × 8। अब क्या कहानी है? किन्हीं चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव किससे विभाजित होगा? 24 से विभाजित होगा। आइए देखते हैं कैसे विभाजित होता है। देखिए इसका गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा बताओ? 5 छक्का 5 6 जा 30, 37 जा कितना होता है? 37 जा होता है 210, और 210 में 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? बताइए, गुणा करके बताइए, जल्दी बताइए कितना होता है? 1680। ठीक है, आइए फिर से चेक करते हैं कैसे। 5 6 जा 30, 37 जा 210, और 210 में 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 1680। ठीक है ना? अब देखिए चेक करते हैं क्या ये 24 से डिवाइड हो रहा है? आइए चेक करते हैं क्या हो रहा है, चेक करते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए कितनी बार जाए, कितनी बार यहां डिवाइड होगा बताइए सभी लोग। ये यहां पे 16 है तो 168 से डिवाइड करेंगे। बताइए कितनी बार डिवाइड होगा? कितनी बार होगा? 7 बार होगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए जब 24 7 जा कितना होता है? 24 7 जा कितना होता है? कितना होता है? 168। यहां कितना लिखा हुआ है? 0। यहां क्या लिख देते हैं हम लोग? 0। ये देखते हैं पूरा नंबर क्या हो गया? 24 से डिवाइड हो गया। अर्थात ये भी हमारा कहना हम लोग प्रूव कर लिए कि कोई भी चार लगातार प्राकृतिक संख्याएं ले लें और उन चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो हमेशा ही 24 से विभाजित हो जाएगा, हमेशा ही 24 से डिवाइड हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आया? चलिए बहुत बढ़िया। और भी आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा तो और चीजें और ज्यादा स्पष्ट समझ में आएंगी। ठीक है ना? आइए हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर, अगले गुण की ओर और नई चीजें प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित सीखते हैं। आखिर प्राकृतिक संख्या हम लोग पढ़ लेते हैं तो इसमें और कौन से, देखिए कितना सरल सरल गुण है, कितना अच्छा लगता है ऐसे पॉइंट के बारे में जान के। कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों के लिए नया होगा, हम लोग परेशान नहीं होंगे। हम सब लोग मिलकर के नई नई चीजों की चर्चा करेंगे। आइए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। कितने गुण हो गए? 4 हो गए लगभग। आइए जो भी हो देख लेते हैं, जो भी होगा चौथा या पांचवा हम देख लेते हैं। अगला गुण क्या कहता है? अगला गुण ये बहुत ही अच्छा गुण है। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के, क्या कहते हैं कि बहुत अच्छा पॉइंट है, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव उन संख्याओं के योग के बराबर होगा। बहुत अच्छा पॉइंट। क्या कहा? किन्हीं दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर उन संख्याओं के योग के बराबर
होती है। आइए इसको समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से कि उदाहरण क्या कहता है। कैसे, जैसे देखिए उसी प्रकार का ये भी पॉइंट है। ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट कहता है कि किन्हीं दो लगातार कैसी संख्याएं, बहुत बढ़िया, किन्हीं दो लगातार प्राकृत संख्याएं, कैसी संख्याएं? प्राकृत संख्या। देखिए क्या कहा, किन्हीं दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव उन संख्याओं के योग के बराबर होगा। कोई भी दो लगातार प्राकृत संख्याएं ले लें और उन संख्याओं के वर्गों का अंतर करें तो सदैव उस संख्या के योग के बराबर प्राप्त होगा। आइए देखते हैं, इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए क्या कहता है उदाहरण, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी दो अंक ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 4, 5, 4 और 5। अब सब लोग बताइए 4 का स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है? 16। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ठीक है ना। देखिए इसका यदि हम स्क्वायर कर दें, इसका यदि हम स्क्वायर कर दें तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 प्राप्त होता है। लेकिन हम कह क्या रहे हैं? इन दोनों नंबर का जो अंतर है, इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है। देखिए 25 में यदि हम 16 घटा दें तो कितना मिलता है? 9। अब सब लोग चेक करेंगे दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी, 4 और 5। तो देखिए 4 का स्क्वायर और कितना है 5 का स्क्वायर, इन दोनों का ये क्या है? अंतर। प्राप्त कितना हुआ? 25 माइनस कितना प्राप्त हुआ? 16। अब देखिए 25 माइनस 16 बराबर कितना होता है? 9 होता है। तो हम लोग चेक करते हैं आखिर इस 9 का मान क्या इन दोनों संख्याओं के योग के बराबर है? चेक कर लेते हैं। 4 + 5, तो 4 + 5 बराबर कितना प्राप्त होता है? 9। अर्थात ये भी हमारा एक पॉइंट बन गया कि किन्हीं दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है। देखिए जैसे हम 4 का और 5 का स्क्वायर किए, 5 का स्क्वायर 25 आया, 4 का स्क्वायर कितना आया? 16 आया। इन दोनों लगातार संख्याओं का जब हम अंतर करिए, माइनस किए, तो हम कितना प्राप्त हुआ? 9। तो हम चेक किए कि हमारे दो नंबर 4 और 5 थे, क्या इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर भी हमको 9 प्राप्त होता है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे 9 प्राप्त होता है। अर्थात और भी नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम नंबर ले 10 और 11, 10 और 11। तो फार्मूला क्या कहा कि दो संख्या लगातार संख्याओं के वर्गों का, लगातार संख्या देखिए एक संख्या हो गई 11, इसका वर्ग हो गया, फिर दूसरी संख्या हो गई 10, इसका भी क्या हो गया? वर्ग हो गया। इसका क्या कह रहा है? अंतर सदैव क्या होगा? इन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होगा। अर्थात 10 धन 11 के बराबर होना चाहिए। देखिए 11 का वर्ग होता है 121, 10 का वर्ग होता है 100। क्या इन दोनों के योग 21 के बराबर हो रहा है? 121 में यदि हम 100 को घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 21। और इसके बराबर में क्या लिखा हुआ है? 21। अर्थात इस कथन की पुष्टि होती है कि हाँ, किन्हीं दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर यदि हम कर दें तो हमें उन संख्याओं के योग के बराबर की संख्या प्राप्त होती है। अब इसको आइए एक संख्या, एक हम प्रतीक के रूप में, एक उसके कॉन्सेप्ट के रूप में बनाते हैं मन में कि देखिए किन्हीं, एक चीज और हमें पता होना चाहिए। देखिए क्या पता होना चाहिए? ये चीज हमें पता होना चाहिए कि किन्हीं दो लगातार संख्याओं के मध्य का जो अंतर होता है वो सदैव कितना होता है। अब देखिए हम देखते हैं, यदि मान लीजिए कि हम लोग मान लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट के रूप में बनाते हैं कि माना, क्या मान लेते हैं कि दो लगातार, माना दो लगातार प्राकृत संख्याएं, दो लगातार प्राकृत संख्या ए और बी है। तो क्या कहा? किन्हीं दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर सदैव कितना होगा?
सदैव कितना प्राप्त होगा, a प्लस बी। कैसे, ये कैसे, हमें एक चीज और पता है, हम लोग एक बेसिक फार्मूला पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेसिक फार्मूला, आइए देखते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी के और a माइनस बी के। ठीक है ना। अभी अभी हम आप लोगों को बताए हैं, क्या बताए हैं कि किन्हीं दो संख्याओं के मध्य, किन्हीं भी दो लगातार संख्याओं के मध्य का जो अंतर होता है वो सदैव एक होता है। अर्थात यदि इसी को हम आगे बढ़ाएं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, और दो लगातार संख्या a और b दो लगातार संख्याएं हैं, तो इनके मध्य का अंतर जो होता है वो कितना सदैव होता है, एक होता है। तो हमें संख्या कितनी प्राप्त होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितनी प्राप्त होती है, a प्लस बी। हमें एक ये अपने दिमाग में एक ऐसा फार्मूला रखना चाहिए कि किन्हीं भी दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव उस संख्या के योग के बराबर प्राप्त होती है। ठीक है ना। इसी प्रकार इसके और भी कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें हम अगली क्लास में समझेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। आप लगातार अपनी क्लास से जुड़े रहिए, आपको कई चीजें सीखने को मिलेगी, कई चीज अच्छी अच्छी चीजें, नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। अगर आपको इस क्लास में कहीं भी कोई भी डाउट है, आप इस क्लास के अंत में अपने कमेंट के माध्यम से उन सभी डाउटों को पूछ सकते हैं। आज की क्लास आपको कैसे लगी, आप एक कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगली क्लास में फिर नए पॉइंट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।